बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3 मौज़ूआत पर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो जो जमात इस्लामी अपनी फेस सेविंग लेकर धरना ख़त्म करके आज जा रही है, आज जलसा करेंगे, इजहार तशक्कुर करेंगे कि बड़ी कामयाबी हासिल की है। और उसके बाद आज भी आवाम को यानी एक्सप्रेस वे बंद है, रास्ते बंद हैं, आवाम परेशान हैं। आज भी जमात इस्लामी अपना इजहार तशक्कुर करके जलसा करके घर को चली जाएगी। हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। ये 15 दिन का धरना, 15 दिन से पहले 15 दिन का शोर और 1 महीने की एक्टिविटी और उसके नतीजे में उल्टा नुकसान करके आवाम का चले गए हैं। इससे फ़ायदा हो क्या होना था, उल्टा नुकसान हुआ है। कैसे मैं कह रहा हूँ कि आवाम को धोखा दिया है जमात इस्लामी ने। और मैं दबे छुपे लफ्ज़ों में कह रहा था कि जमात इस्लामी पर अब जिम्मेदारी आयद हो गई है, अब जमात इस्लामी भाग नहीं सकती। अब ये जो मुआहिदा किया है, ये जो नाम नेहाद मुआहिदा किया है, ये जो जमात इस्लामी ने एक लॉलीपॉप दिया है आवाम को, और इसकी ज़बान आप देखें इस मुआहिदे की तो साफ नज़र आता है कि जमात इस्लामी ने हासिल कुछ नहीं किया, फेस सेविंग की और फेस सेविंग करके और वो चले गए हैं। दूसरा, मैं अज़हर मशवानी के भाइयों के हवाले से पहली मरतबा उम्मीद जागी है कि शायद उनकी बाजियाबी हो जाए, उस पर भी बात करते हैं आगे चल के। और अरशद नदीम पर मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले आ जाए ज़रा जमात इस्लामी पर। ये जो आज एग्रीमेंट हुआ है, मुआहिदा हुआ है, जो हमारे सामने आया है, उसका पहला नुक्ता यह है। आप देखें, जो मैं कह रहा हूँ ना कि हासिल कुछ नहीं करके गए। हासिल वो होता है जो कश्मीर में लोगों ने एहतजाज करके किया था। चलिए, वो तो एक पुरतशद्दुद मुजाहिरा हो गया था। यहाँ पुरअमन करना चाहते हैं और पुरअमन ही करना चाहिए, पुरअमन ही रहना चाहिए। लेकिन आप कम अज़ कम वो शराइत तो आयद कर सकते हैं, मनवा तो सकते हैं। कश्मीर में उस वक्त उनका एहतजाज ख़त्म हुआ था जब उन्होंने नोटिफाई करवाया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ बिजली सस्ती करने का, तो वो एहतजाज ख़त्म हुआ। यहाँ पर ना कोई नोटिफिकेशन हुआ है, ना कोई कंक्रीट बात हुई है, हवाई बातें, कमेटियाँ बन गई हैं, टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जी मुआहिदे हो गए हैं। क्या है पहला नुक्ता? तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन तरीके से कम किया जाएगा। कैसे कम किया जाएगा? इसके लिए रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा। कब बढ़ाया जाएगा पता नहीं, 2040 में बढ़ाया जाए या कब बढ़ाया जाए। रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा जिससे फिस्कल बेस पैदा की जाएगी। सुभान अल्लाह, ये पूरा इकोनॉमिक प्लान दिया है। लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है मुझे नहीं पता। रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा इसके जिससे फिस्कल बेस पैदा की जाएगी और तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स की शरह गुज़श्ता माली साल के मुताबिक आ जाएगी। इसके लिए मुश्तरका कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और वो काम करेगी। दूसरा नुकता यह, हुकूमत ने जमात इस्लामी के इस मुतालबे को तस्लीम किया है कि बिजली के बिल हर सूरत कम होने चाहिए। अच्छा, ये तो हुकूमत खुद भी कहती है कि कम होने चाहिए, पहले भी कहती है कम होने चाहिए। खुद हुकूमत भी कह रही है कि इतने महंगे बिलों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। खुद अली परवेज़ मलिक ने पिछले दिनों कहा था। तो ये क्या नुकता हुआ जो मान लिया गया है कि जी बिजली के बिल कम होने चाहिए? फी यूनिट लागत और उन पर लगने वाले टैक्सेस सार्फिन पर बड़ा बोझ हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने नई इतला दी है। हुकूमत ने वजाहत की है कि ये मजबूरी है, ताहम यानी मजबूरियां भी हुकूमत की मान ली हैं जमात इस्लामी ने। ताहम यकीनी तौर पर ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जिससे आइंदा 1.5 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत कम कर दी जाएगी। कितनी? जिस दिन ये मुआहिदा हुआ है उसी दिन 2 रुपये 56 पैसे की कीमत बढ़ी है बिजली की। 2 रुपये 56 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ाकर मुआहिदा ख़त्म हुआ है और कह रहे हैं कि कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी भाई? 1 रुपया 40 पैसे, 2 रुपये, 3 रुपये, कितनी कम हो जाएगी कोई पता नहीं है। हवाई बात, मुकम्मल तौर पर हवाई बात जमात इस्लामी ने की और जमात इस्लामी से के साथ की गई और उस लॉलीपॉप को बहुत ही मज़े लेकर हज़म किया है जमात इस्लामी ने। फिर तीसरे नंबर पर है कि हुकूमत ने धरना के इस मुतालबे से इत्तेफाक किया कि सूबाई हुकूमतों के साथ मैकेनिज्म तय करके जागीरदारों और बड़े लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स लगाने का मुअस्सर निज़ाम वज़ा किया जाएगा। कब किया जाएगा भाई? अभी मुशावरत का अमल शुरू होगा इनके साथ, सूबों के साथ मुशावरत की जाएगी, फिर उसके साथ कोई मैकेनिज्म बनेगा, फिर जागीरदारों और बड़े लैंड होल्डर्स पर इनकम टैक्स लगाए जाएंगे। और भाई धरने ऐसे नहीं होते। धरना होता है कि बैठे जाओ कुछ करके लाओ, कोई चीज़ इंप्लीमेंट करके लेकर आओ। 4 दौर हुए, हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। कोई आपने कंक्रीट कोई काम कराया नहीं है हुकूमत से। आपने या तो आप कहते हैं कि भाई ठीक है जाएं और ये लैंड ऑनर जो हैं या जो बड़े जागीरदार हैं उनके ऊपर ये लगाकर नोटिफाई करके लेकर आएँ, तो फिर तो समझ आती। ये किया जाएगा जी, मुशावरत होगी, इसके लिए पहले सूबों से फिर किया जाएगा। फिर कहा गया है कि ताजिर दोस्त स्कीम के नफाज से पैदा होने वाले गैर मुनसिफाना निज़ाम और खदशात का खात्मा किया जाएगा। ये मुआशरती उलूम की किताब में भी ऐसी बातें लिखी होती हैं कि ये हो जाएगा, वो किया जाएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा।
ताजरों पर टैक्स का निज़ाम आसान और सहलुल हसूल बनाया जाएगा। तो ये जनाब किया जाएगा, टैक्स का निज़ाम आसान किया जाएगा ताजरों के लिए। कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, क्या टाइमलाइन है, कोई टाइमलाइन किसी चीज़ के लिए डिसाइड नहीं हुई इस मुआहदे में। ताजरों एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर एक कमेटी नोटिफाई की जाएगी जो हुकूमत, एक्सपोर्टर्स और ताजरों पर मुश्तमिल होगी। ये कमेटी 1 माह के अंदर अपना काम मुकम्मल करेगी। अब ये क्या काम मुकम्मल करेगी मुझे नहीं पता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत IPPs के मामले में संजीदा है। जमात इस्लामी का मुतालबा कौमी मुतालबा है, इसीलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी के लिए मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाएगी। IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म नहीं हो रहे, कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे ख़त्म नहीं हो रहे। अभी क्या है कि जी जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या हो सकता है। अभी सिर्फ इस बात पे बात होनी है कि क्या मुमकिन है कि क्या ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसकी जांच पड़ताल करने का वादा किया गया है। हुकूमत ने इसीलिए बाइख्तियार टास्क फोर्स कायम कर दी है जो 1 माह में अपना काम मुकम्मल करेगी, यानी रिपोर्ट देगी कि भाई इनके साथ करना क्या है, हो क्या सकता है। माह अगस्त 2024 बिजली के बिल की अदायगी, 7वां नुकता यह है कि अगस्त 2024 के बिल की अदायगी की 15 दिन के लिए मौखर की जा रही है ताकि सार्फिन को सहूलत फराम हो। 15 दिन के बाद लोगों की कमेटी निकलनी है, प्राइस बॉन्ड्स निकलने हैं। 15 दिन के बाद लोगों की घर में एक बारिश का पानी आएगा, उसके साथ कुछ पैसे भी आएंगे। अगस्त के महीने में घर में जिन जिन लोगों के घर में दरख्त लगा हुआ है उन दरख्तों पे भी कुछ पैसे लगेंगे। 15 दिन के बाद जो है वो हो सकता है कि बंदा सोया हो तो 15 दिन के बाद उसकी चारपाई के नीचे से पैसे निकल आएँ। 15 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। बड़ी मेहरबानी जनाब हुकूमत की, और जमात इस्लामी ने इस पर शुक्र अदा करने के लिए आज जलसा रखा है कि वो आज इजहार तशक्कुर करेंगे कि इतना कामयाब धरना रहा और इतना कामयाब मुआहदा ये हुआ। मैं क्यों कह रहा हूँ धोखा हुआ है लोगों के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ धोखा हुआ है, इसलिए कि देखें पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल लोगों ने रिलीफ ले लिया था, खुद निकले थे लोग, अपने तौर पर रिलीफ हासिल किया था हुकूमत से। निकले थे कि जी बिजली के बिल जलाने शुरू कर दिए थे लोगों ने, बिजली के बिल जलाए थे और खुद जलाए थे, किसी के कहे बगैर जलाए थे, कोई उनका लीडर नहीं था और हुकूमत को लेने के देने पड़ गए थे। हुकूमत परेशान हो गई थी। हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए फौरी तौर पर मीटिंग्स की थी और कहा था कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, और कुछ ना कुछ रिलीफ जितना मुमकिन था हुकूमत ने दिया भी। इस मरतबा जमात इस्लामी ने तो उतना रिलीफ भी लेकर नहीं दिया जितना लोगों ने खुद हासिल कर लिया था। अब क्या हुआ कि लोगों को इस दफ़ा उनका कैथारसिस होता रहा पिछले 1 महीने से। उनको लगता रहा कि यार जमात इस्लामी बैठी हुई है और ये उठकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हाफिज साहब ने फरमा दिया है ये उठकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब तक कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे खत्म नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। तो अब चूंकि ये नहीं जाएंगे, जमात इस्लामी वाले हैं, झूठ तो बोलते नहीं हैं, चूंकि ये कह रहे हैं, इनकी बात पर हम यकीन करते हैं। घरों में लोग बैठे रहे, बेचारे ने मोटरसाइकिल बेची, बिल जमा कराओ, क्योंकि अगले महीने का जमात इस्लामी धरना दे रही है, अगले महीने का जो है वो बिल नहीं आएगा या कम आ जाएगा। अगले महीने भी हम चलो तनख्वाह में से दे देंगे, इस महीने मोटरसाइकिल बेचो तनख्वाह दो, इस महीने टीवी बेचो तनख्वाह दो, जेवर बेचो, बालियाँ बेच दो, बालियाँ बेचो और बिल दो, तनख्वाह कह रहा हूँ सॉरी, बिल दो। तो ये लोगों ने जो है वो इस तरह किया ताकि जमात इस्लामी अगले महीने उनको रिलीफ दे। कहाँ है रिलीफ भाई, कौन सा रिलीफ जमात इस्लामी ने देकर दिया? इससे तो बेहतर था आप धरना ना देते, इससे बेहतर था कि लोग अपना मुकदमा खुद लड़ते तो शायद कोई रिलीफ हासिल कर लेते, पूरा में एहतजाज करते। अब आप कह रहे हैं कि जी अगर ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर अवाम से हम कहेंगे कि वो बिल अदा ना करें। भाई आपके कहने की क्या जरूरत है, जब लोगों की पिछले साल भी लोगों ने, जब उनके पास जेब में पैसे नहीं थे और बिल बहुत ज़्यादा आए थे, उन्होंने अदा नहीं किए, बिल जलाने शुरू कर दिए। आप कौन सा एहसान कर रहे हैं कि आप कहेंगे लोगों से? आप हैं कौन भाई? आप कौन है जो कहेंगे लोगों से कि वो बिल ना अदा करें और बिल जुर्माना दें? आप कितने % की नुमाइंदगी करते हैं जिनको आपने पूरी कौम के मसले के लिए आप आकर बैठे हैं? अगर आप रिलीफ देकर जाते तो फिर पूरे पाकिस्तान के हीरो होते, लेकिन आप इस्तेमाल हुए हैं, आपको इस्तेमाल किया गया है, हुकूमत ने इस्तेमाल किया है या किसी और ने इस्तेमाल किया मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने, हुकूमत ने लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए आपको इस्तेमाल किया है। अब लोग अपने घरों में दुबक के भी बैठ गए आपके धरने की वजह से कि चलें खैर है धरना हो रहा है, और आपको जो है वो लोगों ने आपके आसरे पर बैठे भी रहे, और हुकूमत ने अपना वो जो है वो मुश्किल वक्त जो बिलों का था 2-2 महीने, ये जो सख्त गर्मी वाले दिन थे, ये भी हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती से गुजार लिए हैं। तो ये वारदात हुई है अवाम के साथ, जमात इस्लामी और हुकूमत ने मिलकर की है, या मुझे नहीं पता, हो सकता कोई तीसरा फरीक भी इसका हो, लेकिन ये एक ऐसी वारदात हुई है लोगों के साथ कि जिसमें एक सब ने मिलजुल के एक प्ले किया है। अब हो सकता है आपको, आप कहें कि नहीं जमात इस्लामी ने नेक नीति से किया है, आप उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते।
लेकिन जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ है तो फिर मेरा नीयत पे भी शक करना बनता है, क्योंकि आप कुछ भी तो हासिल करके नहीं गए। 4 रुपए बिजली की कीमत ही कम करा के चले जाते तो मैं कहता कि चलो कुछ मिला है। फेस सेविंग के लिए बिजली की कीमत बस 2 रुपए 56 पैसे बढ़ाकर आपको घर भेज रहे हैं, वो ये हो रहा है। इतनी सी भी आपके धरने की वैल्यू किसी ने नहीं समझी। और वो जो आनियाँ जानियाँ थी ना, मुज़ाकराती कमेटी आ रही है, मुज़ाकराती कमेटी जा रही है, मुज़ाकराती कमेटी पहुंच गई है, मुज़ाकराती कमेटी के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, ये सिर्फ कंजम्पशन के लिए था, टाइम बाइंग करने के लिए था लोगों से, कि लोग जो हैं वो ये मुश्किल महीना 2 महीने गुजर जाएं, लोगों के बिल अदा करने के लिए ये सब खेल इसलिए खेला जा रहा था। इसमें अब मुझे तो कोई शक नहीं है। अब जमात इस्लामी के कारकुनों को मेरी बात बुरी लग रही हो, जमात इस्लामी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लीडर्स भी दोस्त हैं, खुद हाफिज़ साहब के साथ भी बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है, वो एहतराम अपनी जगह, बाकी दोस्तों से एहतराम अपनी जगह, लेकिन ये जो हुआ है ये इसको काम धरने की कामयाबी से ताबीर ना करें खुदा के लिए। ये ना कहें कि धरना बड़ा कामयाब आप करके गए हैं और मुझे 1 महीने के बाद, ये महीने का टाइम है ना कमेटियों का, 1 महीने के बाद बताइएगा इस निज़ाम में क्या बदला है जिसके लिए आपने 1 महीना यहाँ सड़कें ब्लॉक किए रखी हैं। और आज भी एक्सप्रेस वे जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। जिसने इस्लामाबाद जाना है वो बेचारा 2 घंटे जलील होगा एक्सप्रेस वे से, और फिर वो जो है वो 0 पॉइंट पहुँचेगा। तो ये आपने क्या कौम की खिदमत की है, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। दूसरा आ जाएं अज़हर मिशवानी साहब के भाई के मामले पर। अज़हर मिशवानी साहब के भाइयों की पहली मरतबा एक उम्मीद सी पैदा हुई है कि वो छूट जाएंगे। उनको लापता किया गया है, उनको उठाया गया है। अज़हर मिशवानी साहब के जो भाई हैं उनको 6 जून को लापता किया गया था और वो लाहौर हाई कोर्ट में फिरते रहे, मुख्तलिफ अदालतों में, और अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पे और लोगों को भी रिलीफ मिला है, जहाँ पर मामला पहुँचा है मियाँ गुल हसन साहब की अदालत में, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में आज पर समाअत हुई है। इसी अदालत से पहले भी कुछ और लोगों को रिलीफ मिला है। शहबाज गिल के भाई को भी इसी अदालत से रिलीफ मिला है। और पिछले दिनों जब शहबाज गिल के भाई के मामले पर लाहौर से वकील आए हुए थे तो वो ये कह रहे थे, मियाँ एहसान साहब और राना अब्दुल शकूर साहब, वो ये कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट से हमें कोई तवक्को ना थी और ना हुआ तो फिर हम यहाँ पर आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जज लाहौर हाई कोर्ट के 52 जजेस में भारे हैं। मैंने उनका ये बयान भी आपको सुनवाया था, यानी लाहौर से मायूस होकर इस्लामाबाद आए, और शायद अब भी ऐसा ही हुआ है। बाबर अवान साहब जो हैं वो आज पेश हुए हैं। 2 भाई हैं, प्रोफेसर मज़हरुल हसन और प्रोफेसर ज़हूरुल हसन, ये अज़हर मिशवानी के भाई हैं, जो कि जिनका दरस व तदरीस के साथ ताल्लुक़ है, सियासत से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है। 6 जून से ये लापता हैं। बाबर अवान साहब आज अदालत में इनके वकील के तौर पर पेश हुए। मियाँ गुल हसन साहब ने कहा कि आप पटिशनर गिरफ्तार हैं। बाबर अवान ने कहा कि नहीं, पटिशनर जो लापता भाइयों के वालिद हैं और वो अदालत में मौजूद हैं। तो जैसा हमने कहा, अच्छा फिर मैंने किसी और के बारे में TV पर देखा होगा। बाबर अवान साहब ने कहा कि अज़हर मिशवानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पहले उन्हें भी उठाया गया था और उसके बाद अब उनके भाइयों को गायब कर दिया गया है। बाबर अवान साहब ने कहा कि 2 भाई 6 जून से लापता हैं, 6 जून को उठाए गए। बाबर अवान ने कहा कि खुफिया इदारे का व्हाट्सएप आया जो रिकॉर्ड पर है और उसमें वो तंबी की गई थी कि ये ट्विटर पर लिखना छोड़ दो, तुम्हारे भाइयों को छोड़ देंगे। जिस नंबर से वो आया था वो भी अदालत को पेश किया गया है और वो रिकॉर्ड पर और मैसेज जो है वो भी रिकॉर्ड पर लाया गया है। फिर उन्होंने कहा कि अज़हर मिशवानी की बीवी ने बैरून मुल्क जाना था, उसके लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और ये भी जिक्र हुआ कि अज़हर मिशवानी की अहलिया के बाहर जाने के बाद FIA एहलकार को भी मुअत्तल किया गया कि कैसे ये खातून जो हैं वो मुल्क से बाहर चली गई। आप सोचिए अज़हर मिशवानी की वाइफ का क्या ताल्लुक़ है सियासत के साथ, लेकिन जबर और जुल्म का निज़ाम बहरहाल कायम है। अदालत ने अज़हर मिशवानी के दोनों भाइयों को बाज़याब्त कराने का हुक्म दिया और कहा कि उनको पेश करें। 13 तारीख तक ये जो समाअत है वो मुलतवी हुई है। मियाँ गुल हसन साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि देखना होगा कि आप अगली समाअत पर अब क्या कहते हैं। बाबर अवान साहब ने कहा कि लापता भाइयों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मियाँ गुल साहब ने कहा कि कल वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क शरीयत के मुताबिक ही चलना चाहिए, जो उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस पर मैंने भी बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क शरीयत के मुताबिक ही चलना चाहिए, तो फिर इन मामलात में भी शरीयत के मुताबिक ही चलाएं ना, इन मामलात में शरीयत के मुताबिक क्यों नहीं चला रहे। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आइंदा समाअत पर कहा कि आइंदा समाअत पर हम जवाब के बाद देखेंगे, बुलाना पड़ा तो अटॉर्नी जनरल को भी बुलाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस साहब ने कहा
बाबर अवान साहब से कि बग़ैर रिमांड के अपने पास रखने और काजी के सामने पेश न करने से मुतालिक इस्लामी नुक्ता नज़र से भी आगाह करें, इसके हवाले से भी बताएं। यानी कल शरीयत की बात हो रही थी ना, तो बताएं फिर कैसे किसी शख्स को अगर आप काजी के सामने पेश नहीं करते और गैर कानूनी तौर पर अपने पास अगवा करके रख लेते हैं, तो इस पर बताएं कि इस्लामी तालीमात जो हैं वो क्या कहती हैं। तो बहरहाल अब जवाब आएगा और उसके बाद फिर अगर कोई तसल्ली बख्श जवाब ना हुआ फिर अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाएगा, जैसा कि पिछले केसेस में भी हमने देखा है। और जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पहुंचता है, मोहसिन अख्तरयानी साहब के पास या तारिक जहांगीरी साहब के पास या मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब के पास, तो फिर हम देखते हैं कि अचानक से जो है वो चीज़ें उसमें डेवलपमेंट्स होती हैं और लापता अफराद घर आने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों भाई जिनका सियासत से दूर दूर ताल्लुक़ नहीं है, इन बेचारों की नौकरियां तबाह हो चुकी हैं, फैमिली लाइफ शदीद डिस्टर्ब है, बच्चे डिस्टर्ब हैं, ये प्रोफेसर मज़हर और प्रोफेसर ज़हूर जो हैं ये इनकी जो जिन कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ पर ज़ाहिर है अब नहीं जा रहे, तो घर के अखराजात को पूरा करना एक मसला हुआ है। तो ये बहुत ही डिस्टर्ब, पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है, जबकि इन दोनों का सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। एक भाई अगर सियासत कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अहलिया और उसके भाइयों को भी आप निशाना बनाना शुरू कर दें। आखिरी बात यह है कि अरशद नदीम साहब ने यकीनन कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ एन ऑफन। तो अब ये जो फेलियर है वो तो उसको तो कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता, लेकिन जब कोई जीत जाता है तो हर कोई अपना हिस्सा वसूल करने के लिए आ जाता है। एक वीडियो मैंने देखी, राना मशहूद साहब अरशद नदीम के का जैसे हुआ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब आपकी वजह से हुआ, ये आप हैं इसके, आपको क्रेडिट जाता है। तो ये अब हर कोई 5 करोड़ का ऐलान कर रहा है, कोई 10 करोड़ का ऐलान कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक शख्स जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर यह मकाम बनाया, जिसके पास 1 साल पहले तक जेवलिन ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं थे जो 60-70-80 हज़ार रुपये की आती है, वो उसको ख़रीद के प्रैक्टिस करने के भी जिस शख्स के पास पैसे नहीं थे और वो बेचारा मारा स्पॉन्सर के लिए फिर रहा था, तो उस वक्त ये सारे लोग जो आज क्रेडिट लेने आए हैं उसमें से किसी को होश नहीं था कि भाई इसको फैसिलिटीज़ दें, इस बेचारे को ये स्पॉन्सर 60-70 हज़ार रुपये के लिए स्पॉन्सर हासिल करना पड़ रहा है, इसको फैसिलिटेट करें। तब किसी के जहन में ख्याल नहीं आया, लेकिन आज कहते हैं कि जी ये चूँकि आपके यूथ फेस्टिवल में इस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से उसका करियर शुरू हुआ, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब आप हैं इसके माई बाप जिसको इसका क्रेडिट जाता है। उस बंदे ने अपने बलबूते पर, यानी सिस्टम तो चूँकि है नहीं स्पोर्ट्स का यहाँ पर, अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर जो है वो ऊपर आया, उसने लगन से मेहनत काम किया और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। अब होना तो ये चाहिए, ठीक है आप करोड़ों रुपए उसको दें जो उसका हक बनता है, लेकिन 2-4 करोड़ रुपये लगा के एक अकेडमी अरशद नदीम के नाम से बना दें, जहाँ पर जो बच्चे उसको देख कर मोटिवेट हुए हैं उनको कोई रास्ता भी तो मिले कि भाई अरशद नदीम को देख कर हमने भी ऐसा बनना है। उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ तो दे दें, कोई एक सिस्टम बना दें, कोई एकेडमी बना दें, अरशद नदीम को उसका सरपरस्त बना दें, अरशद नदीम को कोई इसका ओहदा दे दें, उसको कोई जिम्मेदारी दे दें और वो शख्स परफॉर्म करके कोई 2-4 और भी थ्रोअर्स पैदा करे जो पाकिस्तान का आइंदा ओलंपिक्स में भी नाम रोशन करें। और भी तो लोग होंगे जो ये थ्रो कर रहे होंगे। तो असल बात तो ये है निज़ाम बना के दें। असल बात यह है कि अगर आपने नवाजना है इस कौम को, ये चंद दिन में आप हर बंदा अपने अपने हिस्से की दाद वसूल करके, अपने अपने हिस्से का नाम वसूल करके जी खबरों में चलवा दिया, जी गवर्नर सिंध ने भी जी 5 करोड़ का ऐलान कर दिया, अच्छा जी वाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, जैसे मस्जिदों में ऐलान हुआ करता था, फलां ने भी 5 करोड़ का ऐलान कर दिया, जी ज़बरदस्त है। लेकिन कोई संजीदा जहन इस कौम में मौजूद है जो ये सब करने के बाद 1 हफ्ते के बाद संजीदगी से सोचे और कहे कि इस कौम का जो है वो नाम इस गेम में रोशन हो सकता है, तो चलो हम इस गेम के लिए कोई एक सिस्टम बना देते हैं, कोई अकेडमी बना देते हैं, कोई अरशद नदीम के नाम पर कोई चीज़ बना देते हैं। तो ये कम अज़ कम इस तरह भी सोचने वाला अल्लाह करे कि कोई संजीदा ज़हन पाकिस्तान में मौजूद हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।